हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। इससे पहले की सीरीज में बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट किया और कुछ अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आज सेकेंड पार्ट है अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस का। सो प्लीज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं? तो इसमें आंसर हो जाता है, ये समानताएं दो प्रकार की होती हैं, समरूप या समवर्ती संरचनाएं और समजात संरचनाएं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो जीवाश्म विज्ञान देखिए, अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं है, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो इसको समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जो संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर हैं। देखिए, आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे क्या कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर हैं। जैसे पौधे कहाँ से जो एनर्जी होती है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। कौन? तो जो पौधे हो जाते हैं, ठीक है ना, जो पौधे हो जाते हैं वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे गाय हो गई, खरगोश हो गया, बकरी हो गई, ये सब क्या करते हैं? ये पौधों को खाते हैं और फिर इनको बड़े जानवर खाते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसको और भी उससे भी बड़े जानवर खाते हैं, यानी कि घास क्या हो जाती है? तो उत्पादक हो जाती है ना। उसके बाद जैसे टिड्डा हो गया, टिड्डे ने इसको खाया तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। कौन हो जाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। और सेकंड उपभोक्ता की बात की जाए तो देखिए, जैसे गिरगिट हो गया, छिपकली हो गई। अब टिड्डे को कौन खाएगा? तो गिरगिट और या छिपकली या दोनों खाएंगे, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा गिरगिट छिपकली कैसे छोटे छोटे कीट पतंगों को खाती है। अब इनको कौन खाएगा? तो इनको खाएंगे, देखिए अब यहाँ पे द्वितीय यानी जो सेकंड आपका उपभोक्ता हो जाता है। उसके बाद इसको कौन खाएगा? तो बाज खाएगा, है ना। ये क्या हो जाता है? ये तृतीय उपभोक्ता हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सबसे पहला, कहीं पे भी हो, जल का हो या स्थल का हो, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो आपके उत्पादक हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। डिटेल से कोई मतलब नहीं होती, डिटेल तो जितनी डिटेल में आप पढ़ेंगे चीज़ें उतनी ही समझ में आएंगी। अगर आप अति लघु उत्तरीय पढ़ेंगे तो आप लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझते हुए चलिए। अब यहाँ पे जैसे क्या हो जाता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, शैवाल या पादप, देखिए ये क्या हो जाते हैं? ये उत्पादक हो जाते हैं। और कौन हो जाते हैं उत्पादक? तो जैसे आपके शैवाल हो जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो छोटे जंतु होते हैं यानी लघु जंतु होते हैं। लघु जंतु क्या हो जाते हैं? तो ये उपभोक्ता फर्स्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपभोक्ता फर्स्ट हो जाते हैं। उसके बाद छोटी जो मछली होती हैं वो क्या होती हैं? तो छोटी मछली आपकी हो जाती हैं, छोटी मछली क्या हो जाती है? उपभोक्ता सेकेंड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो उपभोक्ता सेकेंड हो जाती हैं। उसके बाद इन छोटी मछलियों को कौन खाता है? तो बड़ी मछली खाती हैं, है ना। तो बड़ी मछली क्या हो जाती हैं? तो बड़ी मछली थर्ड उपभोक्ता हो जाती है, यानी तृतीय उपभोक्ता हो जाती हैं।
बड़ी मछली तृतीय उपभोक्ता हो जाती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना। यह तृतीय हो गया, ये उपभोक्ता हो गया। उसके बाद इन मछलियों को कौन खाता है? तो जो उपभोक्ता 4 होता है, यानी वृहत मछली, यानी कि ये है सब मांसाहारी। जैसे जो मछली, जैसे छोटी मछली, बड़ी मछली और वृहत मछली, तो ये सब क्या है? तो ये आपकी हो जाती हैं यानी मांसाहारी। और शाकाहारी कौन हो जाते हैं? जो लघु जंतु हैं, जो शैवाल पादप को खाते हैं। तो इस तरह से आपका जो जलीय पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला हो जाती है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। और जो स्थल पर पाया जाता है, जैसे घास को किसने खाया? तो टिड्डे ने खाया। और टिड्डे को किसने खाया? तो गिरगिट या छिपकली ने खाया। और छिपकली और गिरगिट को किसने खाया? तो बाज। अगर आ जाए कि बाज किस तरह का उपभोक्ता है, कौन सा, किस श्रेणी का है? तो बाज तृतीय श्रेणी का है, याद रखिएगा। देखिए, जो बाज हो जाता है वो आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाता है। और जो घास है वो क्या है? क्योंकि इस तरह से ये तो नहीं है कि सीरियल वाइज जो है आपका ऐसे लिख दिया जाएगा, या आपको इसमें से बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन आएंगे तो यही होगा कि उत्पादक कौन है। उसमें घास भी दिए होंगे, टिड्डा भी दिए होंगे, गिरगिट भी दिए होंगे, बाज भी दिए होंगे। तो आपको पता है घास जो है वो आपकी उत्पादक हो जाती है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। एक श्रृंखला और समझ लेते हैं ये भी आपकी, क्योंकि कई तरह की, ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ को एक ही, जैसे घास है तो घास को सिर्फ टिड्डे खाते हैं और कोई नहीं खाता है, तो ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए घास हो गए, आपके पेड़ पौधे हो गए, जैसे मान लीजिए ये गाजर है, ठीक है ना, ये गाजर है तो इसको किसने खाया? इसको खरगोश ने खाया, है ना। अब खरगोश को किसने खाया? खरगोश को जो ये कौन है? तो ये शाकाहारी है। खरगोश क्या है? तो शाकाहारी है। और ये आपका जो ये गाजर या मूली आपकी हो जाती, ये क्या है? तो ये उत्पादक है, यानी ये हरे पौधे हैं तो ये उत्पादक हो जाएंगे। उसके बाद अब इसको कौन खाएगा? खरगोश को तो मांसाहारी जंतु खाएगा ना। जैसे मान लीजिए भेड़िए ने इसको खाया। अब भेड़िए को कौन खाएगा? तो भेड़िए को खाएगा शेर, बाज खाएगा, है ना, शेर बाज खाएगा। अब ये तृतीय उपभोक्ता हो जाता है। कौन हो जाता है? तो ये तृतीय हो जाता है। और उसके बाद देखिए, ये आपका शाकाहारी हो गया, ये भेड़िया आपका मांसाहारी हो गया, और जो शेर है ये भी मांसाहारी हो गया। और जो बाज है तो ये किसको खाएगा? तो बाज, जैसे कि कोई अपशिष्ट पदार्थ, मान लीजिए कोई टुकड़े शेष बच जाते हैं तो उनको बाज है ये खा जाते हैं। चींटियां भी खा जाती हैं, है ना। आपने देखा होगा कहीं पर कोई मांस का टुकड़ा पड़ा है तो उसको बाज और गिद्ध और जो चींटियां हैं उसमें बहुत सारी चिपट जाती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं। इसीलिए तो गिद्ध को क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार देखिए हो जाते हैं अजैविक घटक और जैविक घटक। अब सबसे पहले अजैविक घटक को समझ लेते हैं। अजैविक यानी जो जिंदा नहीं है, जैविक मतलब जो जिंदा है ना। तो अजैविक में कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जलवायु हो जाती है। उसके बाद देखिए जैविक घटक में कौन हो जाते हैं? हरे पौधे आपके जैविक घटक में आते हैं, है ना। और उपभोक्ता तथा अपघटक एवं अपरदभोजी हो जाते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं? ये जैविक घटक हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा, जैसे क्वेश्चन सब सेम ही है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज कर दी गई, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न, लेकिन कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला तो खाद्य श्रृंखला। अभी देखिए समझे थे, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है घास, या मान लीजिए जैसे मूली, गाजर, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अभी तो समझा था ना, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके उत्पादक हो जाते हैं। अब उत्पादक को कौन खाता है? तो उत्पादक को देखिए खरगोश खाता है ना। कौन खाता है? तो खरगोश। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खरगोश खाएगा, क्योंकि हरे पेड़ पौधे
तो भेड़ भी खाते, खरगोश भी खाते हैं, है ना, और हिरन भी खाते हैं। तो हम यहाँ पे खरगोश को लिख लेते हैं, ठीक है ना। आपको इस तरह से बनाना भी रहेगा, तो ध्यान दीजिए। फिर ये आपका क्या हो जाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। उसके बाद आपका जो भेड़िया हो जाता है वो कौन है, तो जो भेड़िया है वो क्या करता है, तो भेड़िया देखिए खरगोश को खाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका सेकेंड उपभोक्ता हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंड उपभोक्ता हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए हो जाता है शेर। शेर और चीता क्या है, तो शेर और चीता आपके हो जाते हैं तृतीय उपभोक्ता। क्यों, क्योंकि ये देखिए भेड़िए को खाते हैं ना, और ये मांसाहारी होते हैं। तो शेर, चीता ये सब क्या खाते हैं, ये प्योर मांसाहारी होते हैं, क्योंकि ये साग सब्जी नहीं खाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताएं। तो जो सरल खाद्य श्रृंखला होती है वो हो जाती है आपकी 3 स्तर उसमें होते हैं। उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे हो जाते हैं, है ना, यानी कि पेड़ पौधे हो जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे आपका क्या हो जाता है, जैसे खरगोश हो जाता है। और द्वितीय उपभोक्ता आपका जैसे भेड़िया हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ, एक सरल पूछ रहे हैं, क्योंकि एक सरल खाद्य श्रृंखला, तो पेड़ पौधों को उत्पादक यानी कि खरगोश, बकरी, इन लोगों ने खाया, और इनको कौन खा गया, तो प्राथमिक उपभोक्ता खा गया। तो इस तरह से आपका सरल खाद्य श्रृंखला हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, कोई भी, यहाँ पे भी हो जाता है, यहाँ पे भी है, कोई भी जाल एक से अधिक पोषक स्तरों तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ऐसी पारितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी एक दूसरे पर निर्भर है। क्या है, तो सभी एक दूसरे पर निर्भर है, ये एक ऐसा चक्र है। तो इसमें अगर आप किसी भी एक को हटा देंगे तो खाद्य जाल पूरा नहीं होगा। और जो कि क्योंकि अगर देखिए पौधों को हटा दिया जाए तो खरगोश या बकरी या गाय ये क्या खाएंगे, और अगर खरगोश को हटा दिया जाए तो जो भेड़िया हो जाता है वो क्या खाएगा, और अगर भेड़िए को हटा दिया जाए तो शेर और चीता क्या खाएगा। तो इस तरह से सभी जरूरी हैं, एक खाद्य जाल में क्या है, तो सभी जरूरी हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन कौन बनाता है, तो उत्पादक यानी पौधे बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसका बंटवारा है, वो तो सभी को रोशनी देता है, सभी को ऊर्जा देता है, तो सिर्फ एक ही को नहीं देता। लेकिन क्या होता है कि जब पौधे अपना भोजन यानी पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, तो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कहाँ पहुँचती है, तो लेकिन कुछ एनर्जी, जैसे कहते नहीं आपके 2-3 ग्लास हैं, जैसे 2-3 ग्लास आपने रख लिए, ठीक है ना, अब इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ, आपने इसमें पलटा तो कुछ पानी इसमें रह जाएगा शेष, और इसमें उसका कुछ कम भाग आएगा। फिर आपने इस ग्लास में पलट लिया, तो अब इससे इस वाले ग्लास में यानी पहले वाले ग्लास की अपेक्षा जो दूसरा ग्लास है उसमें पानी कम है, और जब दूसरे वाले ग्लास से आप तीसरे वाले ग्लास में पानी डालेंगे तो कुछ बूंदे आपके दूसरे ग्लास में भी रह जाएंगी। तो यही प्रक्रिया एनर्जी की भी होती है, क्योंकि आप ये सोचें कि जैसे पेड़ पौधों से सारी एनर्जी खरगोश को, बकरी को मिल गई, तो ऐसा नहीं, या पूरी एनर्जी बकरी से, खरगोश से, भेड़िए को मिल गई, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ एनर्जी मिलती है और कुछ शेष रह जाती है। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग समझिएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। तो पिरामिड देख लेते हैं क्या होता है। तो पिरामिड देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक है और कड़ी के अंत तक पहुँचते पहुँचते उपभोक्ताओं की संख्या भी कम होती जाती है। तो देखिए पिरामिड किस तरह से बनता है, कुछ जैसे शंकु के आकार का, देखिए ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ही तो होता है पिरामिड। तो ये आपका पिरामिड हो जाता है। सबसे पहले आपके पेड़ पौधे, घास, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो घास को खाता है वो, अब देखिए जैसे ये घास है,
तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाता है, ये घास क्या है, उत्पादक है, उत्पादक हो जाते हैं। उत्पादक ये आपके घास, या आप यहाँ पे सब्जी ले लीजिए, है ना, मूली, गाजर, चुकंदर, कुछ भी, तो इनको कौन, ये क्या है, ये उत्पादक है। इन्होंने क्या किया है, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाया है। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाते हैं, तो खरगोश। प्राथमिक उपभोक्ता में जो इनको खाते हैं, तो सिर्फ खरगोश ही नहीं, जैसे गाय, बकरी, ये सब खाते हैं, तो ये किस में आते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। उसके बाद सांप, सांप किस में आते हैं, तो सांप आपके द्वितीय उपभोक्ता यानी कि सेकंड उपभोक्ता हो जाते हैं। कौन, तो सांप। और उसके बाद जो बाज हैं वो क्या है, तो जो बाज है वो आपका तृतीय उपभोक्ता है। क्या है, तो तृतीय उपभोक्ता हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपघटक, अपघटक जैसे ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो ये आपका अपघटक हो जाता है। अपघटक जैसे कि कवक, है ना, ये इस तरह से आपके हो जाते हैं, ये सब क्या हैं, तो ये अपघटक हो जाते हैं। क्योंकि जब देखिए पेड़ पौधों को खरगोश खाएगा, खरगोश को सांप खाएगा, और सांप को बाज खाएगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, इनके सब के अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, तो वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो इसमें आपके हो जाते हैं, फर्स्ट नंबर पर जीन बेस्टिक डी लेमार्क, सेकंड नंबर पर हो जाते हैं चार्ल्स डार्विन, और थर्ड नंबर पर हो जाते हैं ह्यूगो डी ब्रीच। 3 वैज्ञानिक ये हो जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेमार्क के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। सन 1809, कब, तो 1809 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक प्रस्तुत की। लेमार्क के अनुसार देखिए क्या था कि जीवधारियों के रहन सहन, स्वभाव और वृद्धि, ये जो सब है, तो वातावरण का प्रभाव इन पर पड़ता है। और अगर जीवधारी जो हैं वो अपने किसी अंग का लगातार उपयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, वो अंग उन्नत और अधिक विकसित हो जाता है। यानी कि वो अंग क्या करता है, जब उसको यूज किया जाता है, जैसे इन्होंने किस पर किया, तो इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया और सांप का एग्जाम्पल दिया। तो उसमें क्या बताया कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे जब उनको पृथ्वी पर भोजन नहीं मिला, यानी पृथ्वी, जमीन पर, जमीन की मैं बात कर रही हूँ, पृथ्वी पर तो पेड़ है ही हैं, पृथ्वी पर ही होते हैं, तो जो ज़मीन थी, जैसे वो आसानी से जिसको प्राप्त कर सकते, तो वहाँ पे घास नहीं बची, तो अब इनको भोजन चाहिए था। तो जो इनकी गर्दन छोटी थी, आगे के पैर छोटे थे, तो अब ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, तो उनको कैसे प्राप्त करते, तो अपनी गर्दन को उचकाया, आगे की टांगों को उचकाया, उचका कर तो वो पेड़ों को, यानी जो पेड़ों की पत्तियां थी, उनको प्राप्त किया और अपनी भूख को शांत किया। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जब उसमें लगातार कार्य करते हैं तो उसमें वृद्धि हो जाती है। इन्होंने ये चीज बताई और बताया कि उपार्जित में पैतृक गुणों की वंशानुगत से नई जाति का विकास होता है, जो अपनी पूर्व जाति से भिन्न होता है। यानी कि अपनी जो पहली जाति है, जैसे पहले गर्दन छोटी थी, पैर छोटे थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें चेंज हो, ये नहीं एक दिन में चेंजिंग नहीं आती है, कई पीढ़ियों के बाद चेंजिंग आती है। तो जब इनके पूर्वज हुए, जो पूर्वज थे उन जैसी गर्दन नहीं थी, और उसके बाद जो उनकी संतानें थी, उनकी गर्दनें कैसी थी, तो ऊंची थी। इसी तरह सांप का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। किसने दिया, ये चीज याद रखिएगा। देखिए लेमार्क ने इन पर एग्जाम्पल दिया है, जिराफ पर और सांप पर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कभी कभी कि किसने दिया, तो डार्विन, लेमार्क इसमें आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेमार्क, ठीक है ना। तो सांप में भी कि वो जब चलते थे तो उनके जो पैर थे वो बाधा बनते थे, अपने बिल में जाते थे तो बाधा बनते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे पैर, अब कहाँ पैर हैं सांप के, कहाँ पैर होते हैं, तो बस यही चीज इन्होंने बताई है। उसके बाद डार्विन जो आपके वैज्ञानिक हो जाते हैं, यानी जैव विकास से संबंधित वैज्ञानिक हो जाते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंग्लैंड के थे, और देखिए इंग्लैंड के चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 20 सालों तक प्रकृति में बहुत सारे स्थानों की क्या की,
बहुत सारे स्थानों की यात्रा की, जहां उन्होंने बहुत सारे जीवों का अवलोकन किया और संग्रह भी किया, और अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या किया, 20 साल तक लगातार कार्य किया था। कहते नहीं कि एक दिन में कुछ नहीं होता है। बहुत लोग एक महीना पढ़ते हैं, एक हफ्ता पढ़ते हैं और क्या कहते हैं कि मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन 20-20 साल तक लोगों ने मेहनत की है, तब एक सिद्धांत ला पाए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों को बहुत आसानी में चीज़ें मिल रही हैं, वो जिन्होंने चीज़ें बनाई हैं, जिन्होंने चीज़ें बताई है, वो उन्होंने एक दिन में करके और हमें बता दी, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या बताया कि जो जैव विकास है, तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि सभी जो जंतु हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो एक ही थे, लेकिन उनके शरीर में भिन्नता केवल उनके जो अलग अलग परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, उनके अनुकूल वो क्या करते हैं, स्वयं को बनाने के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो ये इनका सिद्धांत हो जाता है। इनका सिद्धांत क्या हो जाता है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इनका हो जाता है, या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत हो जाता है। किसका हो जाता है, तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं डी ब्रिज के बारे में समझ लेते हैं। तो ये हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ह्यूगो डी ब्रिज में उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने देखा कि इबिनिक्स प्रिमरोज नामक पौधे में अचानक एक ऐसा पौधा उत्पन्न हो गया जो अन्य पौधों से अलग था। अब देखिए, डी ब्रिज ने इस अचानक हुए परिवर्तन को अपरिवर्तन की संज्ञा दी। तो इस तरह से तीनों जो वैज्ञानिक हैं, यानी जैव विकास के संबंधित वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ले ली। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैव विकास के प्रमाण क्या हैं? तो जैव विकास के प्रमाण निम्न है। जीव यानी जीवों, जंतु व पौधों की तुलनात्मक शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, आनुवंशिकी आदि हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है जैव विकास क्या है? तो जैव विकास धीरे धीरे होने वाला कर्मिक परिवर्तन है, जिनके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद देख लेते हैं नव डार्विनवाद क्या है? तो नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती हैं, और इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है। किसके कारण? तो उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण। लेमार्क का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है? तो जिराफ के ऊपर है ना। जिराफ और सांप पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रमुख उदाहरण तो जिराफ हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधे की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते हुए उन्होंने कितने टाइम तक अध्ययन किया? तो 20 वर्षों तक अध्ययन किया, ठीक है ना। तो इन्होंने अध्ययन किया और ये देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जनक पौधों से काफ़ी भिन्न होते हैं, यानी अपने पूर्वज या जो उनके पूर्वज हैं उनसे भिन्न होते हैं। इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है, यानी जो अपने पूर्वज हैं, जो इनके पूर्वज थे, उनसे ये भिन्न है, यानी एक नई प्रजाति के रूप में इन्हें देखा जा सकता था, यानी जा सकता है। लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद डी ब्रिज ने सन 1901 ईस्वी में तो 1901 ईस्वी में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया किसने, कब दिया? तो देखिए किसने दिया, तो आप लोग जानते हैं ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। और कब दिया? तो 1901 ईस्वी में दिया। इन्होंने कितने सालों तक अध्ययन किया? तो 20 साल तक इन्होंने किया, है ना। उसके बाद इनको सफलता इसमें मिली। उसके बाद नई जातियों के उद्भव के विकास को किसने प्रतिपादित किया? तो नई जातियों के यहाँ पे के हैं
के उद्भव के सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया। अब जहाँ पे देखिए नई जाति के उद्भव की बात आ जाए, अभी देखिए पढ़ा कि पौधों पर इन्होंने 20 साल तक कार्य किया और उसके बाद इन्होंने देखा कि क्या हुआ था कि जो नए पौधे उगे तो वो अपने पूर्वजों से भिन्न थे। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन तथा नव डार्विनवाद को जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया। देखिए किसने? तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने और नव डार्विनवाद तो जूलियस हक्सले। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। डार्विनवाद से जुड़ी कुछ विरोधात्मक आपत्तियां निम्न प्रकार हैं। डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। डार्विनवाद ने विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचते हैं। अब देख लेते हैं खनिज। खनिज क्या है? तो यहाँ पे समझ लेते हैं भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के, कहाँ पे? तो पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते हैं। जैसे आपका हो जाता है लोहा हो जाता है और अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, ये सब हो जाते हैं और नमक, जस्ता, चूना, पत्थर, ये सब क्या है? तो ये खनिज के उदाहरण हो जाते हैं। क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, फिर से देख लेते हैं कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज पृथ्वी के तल पर, भूप्रकृति में तथा समुद्र में पाए जाते हैं और इनको क्या करना होता है? तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं के अयस्क का नामोल्लेख कीजिए। लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम तथा कैल्शियम। तो इसमें जो लोहा हो जाता है वो हेमेटाइट, तांबा है कॉपर पाइराइट, सोना है मुक्त अवस्था में एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कैल्शियम, चूना पत्थर। इनको आप बहुत अच्छे से समझ के और अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित आधात्विक खनिजों से के प्राप्ति स्थान का नामोल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आधात्विक को समझ लेते हैं, बाद में इसके स्थान को समझ लेते हैं। तो आधात्विक, इसमें धातुएं नहीं होती हैं क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है कि आधात्विक, आ मतलब नहीं, जहाँ पे आ लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जिसमें धातुएं नहीं होती हैं और ये या तो मूल रूप से कार्बनिक होते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन या मूल में अकार्बनिक जैसे संगमरमर, अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट हो जाता है। तो इसमें समझ लेते हैं अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो अभ्रक बिहार में, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, ये हो जाते हैं। बहुमूल्य पत्थर तो राजस्थान में, पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदियों के मुहाने पर। कोयला तो पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियां लिखिए। तो ये विधियां कौन कौन सी हैं इनको समझ लेते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लवन विधि, ये आपकी हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। तन्यता क्या है? तो तन्यता को समझ लेते हैं कि तन्यता क्या होती है। धातुओं को खींचकर
तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित यानी करने के गुणों को तन्यता कहते हैं। यानी कि देखिए क्या कह रहे हैं कि तन्यता किसको कहते हैं, तो तन्यता जो होता है तो वो धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है जिससे, और धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को, देखिए किसको, तो तन्यता जो धातुओं को परिवर्तित करके तार के रूप में जो कर देते हैं, तो जो उसका गुण होता है उसको तन्यता कहते हैं। जैसे सोना हो जाता है, चांदी हो जाती है, क्योंकि आप देखिए सोने से कितनी बारीक बारीक ज्वेलरी बनाई जाती है ना, जिसको देखो तो समझ नहीं आता, इतनी बारीक बारीक डिज़ाइनें निकाली जाती हैं। तो ये किसका कमाल है, तो ये तन्यता का कमाल है ना, क्योंकि जो इसका गुण होता है तो वो पतले पतले तार खींच देता है, इसमें तन्यता होती है। और चांदी, देखिए सोने चांदी के बहुमूल्य जो रत्न बनते हैं, बहुमूल्य आभूषण बनते हैं, बहुमूल्य रत्न हैं जो बहुमूल्य आभूषण बनते हैं, तो देखिए बहुत पतली पतली डिज़ाइनें होती हैं ना, और उसको तार, उसके पतले पतले तार भी होते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं चालकता क्या है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही चालकता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो धातुओं के कुछ भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। सेकेंड नंबर पे देख लेते हैं धातुएं सामान्य कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता या तन्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धीय हैं, क्योंकि अभी देखिए पढ़ा हम लोगों ने कि जो सोना और चांदी इसके कितने बारीक बारीक तार बना दिए जाते हैं ना, तो ये तन्यता के कारण होता है। आघातवर्धनीयता भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन हो जाता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अयस्क क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो अयस्क, सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें देखिए ऑक्सीकृत अयस्क, सल्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट और हेलाइट, तो Ag, Mg, Na तथा Al हो जाते हैं। उसके बाद है धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। तो अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना व उनका शुद्धिकरण धातु का निष्कर्षण कहलाता है। यानी कि जो शुद्धिकरण होता है वो क्या कहलाता है, तो वो धातु का निष्कर्षण कहलाता है। उसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। तो यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित गैंग किसी एक की प्रकृति लोह चुंबकीय होती है। इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। उसके बाद परगलन क्या है ये समझ लेते हैं। तो परगलन धातु निष्कर्षण की एक विधि है। इसमें क्या होता है, अयस्क से धातु बनाने के लिए मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। जैसे चांदी, लोहा, तांबा, ये सब इस विधि से निर्मित होते हैं। क्वेश्चन है जल धातु निष्कर्षण विधि को समझाइए। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी विधि क्या है। उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है, क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्यतः अपचयकों के द्वारा नहीं होता है। इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन से नहीं किया जाता है, क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं। इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा जल से क्रिया
करती हैं। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है। तो खनिजों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें देख लेते हैं, धात्विक खनिज हो जाते हैं, अधात्विक खनिज हो जाते हैं और खनिज ईंधन हो जाते हैं। इनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज कैसे होते हैं? तो धात्विक खनिज चमकीले होते हैं जिनका देखिए, और उनकी रासायनिक संरचना में धातुएं होती हैं। जैसे मैग्नीज हो जाता है, क्या हो जाता है? तो मैग्नीज हो जाता है, लौह अयस्क हो जाता है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। उसके बाद खनिज ईंधन के बारे में समझ लेते हैं। खनिज ईंधन वो खनिज हैं जिनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है, और वो क्या है? वो पृथ्वी से निकाले गए कार्बन युक्त ईंधन से ईंधन खनिज के 3 मुख्य प्रकार हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो खनिज ईंधन है इसके भी प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। 3 प्रकारों में कौन कौन से हो जाते हैं? तो इसमें समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपका हो जाता है, इसमें मुख्य प्रकार से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। इन्हें जीवाश्म ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। अब अगर आपसे पूछ ले जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं, तो आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीवाश्म के बारे में पढ़ा था कि जीवाश्म विज्ञान क्या है। तो अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे लेकिन अब नहीं है और उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं, तो ऐसे अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऐसे अध्ययन को जीवाश्म का अध्ययन कहते हैं। और देखिए यहाँ पर भी आपका आ गया कि जीवाश्म, तो जो वो दबे हुए हैं उन्हीं से प्राप्त होते हैं। जैसे जीव जंतु और सड़ी गली पत्तियां, ये सब चीज़ें वहाँ पे दबी हुई हैं, और यही प्राप्त करके क्या करते हैं? ये सब चीज़ों को प्राप्त किया जाता है। तो यही क्या कहलाता है? यही जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से स्टडी करते रहें। थैंक यू।